हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरडी क्लासेस। मैं आपका दोस्त एजुकेटर लक्ष्मीनारायण यादव। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स की पहली वीडियो, जो आपका स्थिर वैद्युतिकी के पहले लेसन वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी जो है क्या होता है, तो जो आपका स्थिर वैद्युतिकी है उसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यानी स्थिर वैद्युतिकी को अंग्रेजी में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युतमय, समझिए विद्युतमय, या इसको बोल सकते हैं कि आवेश बोल सकते हैं, आवेश। और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर, यानी कि आवेश स्थिर, यानी कि जहाँ पे स्थिर आवेश की बात की जाएगी, यानी जहाँ पे हम स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। वैद्युतिकी का मतलब आवेश से है, वैद्युतिकी को आवेश बोला जाता है। तो जहाँ पे हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे उसको बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी। यानी स्थिर वैद्युतिकी का मतलब हो गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और इसमें आपका जो है स्थिर वैद्युतिकी जो थोड़ा आसान है, लेकिन जहाँ पे आवेश जब मोशन करने लगता है, यानी जब आवेश गति करने लगता है, उसको पढ़ना थोड़ा आपके लिए टफ होता है। तो यहाँ पे लेकिन अभी आवेश जो है मोशन नहीं कर रहा, आपका स्थिर होगा। स्थिर आवेश के बारे में पूरे टॉपिक में हम स्थिर आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपका पहला लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश क्या होता है? तो वैद्युत आवेश का मतलब होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण, यानी कि कोई भी पदार्थ है उसके अंदर ऐसा गुण उपस्थित हो कि वो अपने चारों तरफ चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दे। यानी उस जो पदार्थ है उसके चारों तरफ चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, उस गुण को हम बोलते हैं वैद्युत आवेश। यानी ऐसा क्यों होता है? आवेश के कारण होता है। यानी किसी भी वस्तु के चारों तरफ जो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो उसके आवेश के कारण होता है। या एक दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पे बल का अनुभव कराए। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पे बल का अनुभव कराए, उसको बोलते हैं वैद्युत आवेश। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, इसको नोट भी कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप उससे आप अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए, वैद्युत आवेश का मतलब हो गया कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसके चारों ओर विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वैद्युत आवेश। या ऐसे बोल सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पे बल का अनुभव करा दे। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पे बल का अनुभव करा दे, तो उसको बोलते हैं वैद्युत आवेश। ठीक है, अब इसी तरह की, यानी कि बल के अनुभव कराने की बात आ गई, तो इसी तरह की एक घटना आज से 2500 वर्ष पहले हुई थी, जब आवेश के बारे में हम नहीं जानते थे। हम क्या, कोई नहीं जानता था, पूरा विश्व नहीं जानता था कि आवेश क्या होता है। तो इसी तरह की एक घटना आज से 2500 साल पहले हुई थी, जिसको यूनान में हुई थी। यूनान में थेल्स नामक व्यक्ति के साथ हुआ था ये। ठीक है, यानी कि जो थेल्स हैं, थेल्स को ही वैद्युत आवेश का पिता माना जाता है। यानी कि वैद्युत आवेश की खोज करने वाला जो है थेल्स को ही माना जाता है। थेल्स ने, यानी उस समय आज से 2500 साल वर्ष पहले, उस समय बहुत सारे ऐसे युग्म मिले थे कि जिनको आपस में स्पर्श कराने से, यानी घर्षण कराने से या रगड़ देने से उनके वो किसी हल्की वस्तु को खींचने लगे थे। तो सबसे पहले जो प्रयोग था थेल्स ने बताया था, और वो था आपकी अंबर धातु पे। अंबर जो होती है एक प्रकार की धातु होती है, यानी छड़ होता है। अंबर को उन्होंने ऊन के कपड़े पे जो है घर्षण कराया था। ठीक है, यानी कि अंबर जो है एक पदार्थ है। अंबर को जब ऊन के साथ
अंबर अंबर की जो छड़ है उसको जब ऊन के साथ घर्षण कराया गया, यानी दोनों को जब रगड़ा गया, तो देखा गया कि जो अंबर है, अंबर में किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी किसी हल्की कोई भी वस्तु है, कोई हल्की वस्तु है, उसको वो अपनी तरफ खींचने लगती है। ठीक है, तो उस समय हमको ये पता नहीं था, इसके बारे में पता नहीं था कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ से आपकी आवेश की जो खोज की शुरुआत यहीं से हुई है। आज से 2500 वर्ष पहले थेल्स ने जो है आवेश की खोज की है। उन्होंने बताया था कि जो अंबर और ऊन को जब रगड़ते हैं तो अंबर जो होती है, अंबर में एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वो कुछ हल्की चीज़ों को, जैसे कागज हो गया, चाहे लकड़ी का सरकंडा हो गया, उनको वो अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। फिर आगे बढ़े, लेकिन फिर भी ऐसा वहाँ पे भी पता नहीं चला कि ऐसा क्यों होता है। फिर आगे के समय में वैज्ञानिकों ने ऐसे बहुत सारे युग्मों की खोज की, ऐसे बहुत सारे युग्मों की खोज की। आज भी जैसे जिससे आप बाल कंघी करते हैं, जैसे जो कंघी होती है, जो आपकी कंघी होती है, उसको अगर सूखे बाल पे आप रगड़ देंगे 1-2 मिनट अच्छे से रगड़ के, और उसके बाद जब छोटे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के नज़दीक ले जाएंगे तो देखेंगे कि जो कागज़ के टुकड़े होते हैं वो कंघी की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी कंघे पर आकर के चपक जाते हैं। यानी कि जो कंघी है वो कागज़ के टुकड़ों पे कुछ बल कार्य करा रही है। ठीक है, इसी तरह से अन्य भी आपके युग में है, जैसे आबनुस की छड़ को बिल्ली के, यानी कि आगे के समय में इंग्लैंड के गिलबर्ट ने आगे खोज की कि जो आबनुस धातु की छड़ को बिल्ली की जो खाल होती है, बिल्ली की खाल पे जब रगड़ा जाता है तो उसमें भी इसी तरह का एक गुण आ जाता है। इसी तरह से प्लास्टिक या कांच की छड़ों को रेशम पे रगड़ने पे, यानी कि जैसे देखिए रेशम का कोई अगर कपड़ा है, ठीक है, और वहाँ पे प्लास्टिक रगड़ा जाता है, या रेशम के कपड़े पे ही कांच का कोई छड़, ठीक है, तो यहाँ पे रेशम के कपड़े पे कोई प्लास्टिक की छड़ या रेशम के कपड़े पे कोई कांच की छड़ रगड़ी जाती है, उसमें भी कुछ इसी तरह का ही गुण आ जाता है कि वो किसी अन्य हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। ठीक है, फिर आगे समय बढ़ा तो आगे के लोगों ने क्या देखा, आगे की जो खोज हुई कि यहाँ पे रेशम और प्लास्टिक, देखिए एक ही रेशम पे 2 प्लास्टिकों को, यानी कि एक ही रेशम पे 2 प्लास्टिक की छड़ों को स्पर्श का यानी घर्षण कराया गया और दोनों को नज़दीक लाते हैं, यानी कि दोनों प्लास्टिक की जो छड़ हैं उनको नज़दीक लाया गया। एक ही रेशम पे, इसी रेशम पे इसको भी घर्षण कराया गया, इसी रेशम पे इसको भी घर्षण कराया गया और दोनों को नज़दीक लाया गया। तो वहाँ पे क्या देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में भेज रही हैं, यानी कि दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। इसी तरह से रेशम कांच का जो छड़ है उसको रेशम पे रगड़ के और एक दूसरी कांच की छड़ उसके नज़दीक लाई जाती है, तो यहाँ पर भी जो होता है प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे एक प्लास्टिक और एक कांच को नज़दीक लाया जाता है तो इन दोनों में आकर्षण, यानी दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी कि दोनों में तब आकर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ से एक खोज हुई, यानी यहाँ से एक चीज़ निकला क्या कि जो आवेश है, जो यहाँ पे ये वस्तुएं जो हैं इनमें 2 तरह से गुण आ रहे हैं, जो इनके गुण हैं वो 2 तरह के आ रहे हैं। ठीक है, एक प्लास्टिक में और एक कांच के छड़ में, एक जो है प्लास्टिक में आ रहा है और एक कांच के छड़ में आ रहा है। और समान गुण वाले, यानी कि जो जिनका गुण समान है उनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, देखिए जो दोनों एक तरह के हैं प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और जो अलग गुण के हैं उनके बीच आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या खोज हुई कि ये जो आवेश होता है, आवेश जो होता है आपका 2 प्रकार का हो गया। ठीक है, और पहला प्रकार हो गया प्लास्टिक का, दूसरा प्रकार हो गया कांच की छड़ का। तो अगर समान आवेश है तो वो जो होता है दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि विपरीत आवेश की दोनों वस्तुएं हैं तो दोनों में
आकर्षण बल। इसको नोट कर सकते हैं कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों के बीच जो होगा आपका आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, यानी ये जो आवेश कहाँ से मिल गया आपको कि ये जो है, आखिर ये जो प्लास्टिक की वस्तु है, चाहे कांच की छड़ है या अंबर है या आपका, इनमें किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण कहाँ से आया? तो जो आकर्षित करने का गुण आ रहा है उसी को बोला गया आवेश बोला गया। जो आकर्षित करने का गुण आ रहा है आवेश बोला गया। और आवेश को अब यहाँ से आगे जब खोज हुई तो यहाँ आवेश के दो भाग पाए गए। एक तो यहाँ पे देखिए हमने, एक प्लास्टिक की छड़ में मिला और एक कांच की छड़ में मिला। ठीक है, और यहाँ से एक और चीज़ निकला, यहाँ से एक और चीज़ निकला कि अगर दो समान आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल है। जैसे देखिए प्लास्टिक को प्लास्टिक के नज़दीक लाएं तो यहाँ पे आपका प्रतिकर्षण बल लगा, और यदि दो विपरीत आवेश हैं तो उनके बीच क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। यानी कि प्लास्टिक और कांच को जब हम एक नज़दीक लाएं तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने यानी अपनी तरफ खींचने लगी, तब यहाँ पे क्या लगा? आपका आकर्षण बल लगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। आवेशन, मतलब अभी इसके पहले हमने आवेश के बारे में थोड़ा इस आवेशन पढ़ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए आवेशन क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि जब आपको रेशम के कपड़े पे जब आपने प्लास्टिक या कांच की छड़ को रगड़ा था तो उसमें एक गुण आ गया था। क्या आ गया था? कि वो किसी अन्य हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ठीक है, तो ये गुण क्यों आता है? ये तो पता चलेगा कि आवेश, चूंकि उसमें आवेश आ जाता है इसलिए आता है। तो इस आवेश के आ जाने की क्रिया को ही बोला जाता है आवेशन। यानी कि आवेशन किसे कहते हैं? आवेशन का मतलब होता है कि जब किसी दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनमें किसी अन्य वस्तु पर बल लगाने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे आवेशन कहते हैं। ठीक है, आवेशन को विद्युतमय भी बोला जाता है। जैसे अगर यहाँ पे बोले ना कि जैसे यहाँ हमने रेशम में जो है प्लास्टिक अगर रगड़ दिया, प्लास्टिक की छड़ को आपने रगड़ा तो प्लास्टिक की छड़ में एक गुण आ गया। तो जो प्लास्टिक की छड़ थी उसमें एक गुण आ गया कि वो किसी हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो इसलिए प्लास्टिक की छड़ को बोलेंगे कि ये जो है प्लास्टिक की छड़ विद्युतमय हो गई। विद्युतमय हो गई क्या मतलब? आवेशित हो गई। आवेशित, ये जो हो गई आपकी आवेशित हो गई, और इस क्रिया को बोलेंगे आवेशन। यानी किसी भी वस्तु को आवेशित कर देने की जो क्रिया होती है, यानी किसी वस्तु को आवेशित करना ही आप आवेशन कहते हैं। ठीक है, अब आवेशन होता कैसे है? आवेशन जो है आपका होता कैसे है? और हमने अभी पीछे बताया कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार के होते हैं, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको इसमें मिलेगा। और आवेशन कैसे होता है? आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो है बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो है आपका, आधुनिक सिद्धांत भी उसको बोला जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में क्या है? ठीक है, आप लगभग सभी लोग जानते होंगे कि कोई भी वस्तु मतलब कोई भी पदार्थ जो है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना। नहीं, पदार्थ से कण होते हैं। ठीक है, और ये कण जो होते हैं अणु से मिलकर बने होते हैं, और अणु जो होते हैं परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कण होते हैं, कण अणु से, अणु जो है आपके परमाणु से, और परमाणु भी जो है आपका तीन पार्ट होते हैं। परमाणु में क्या क्या होता है? इसके मेन रूप से तीन पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो परमाणु होता है उसके भी तीन भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो एक धनावेशित कण है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित कण है, और जो प्रोटॉन होता है धनावेशित कण है। ठीक है, लेकिन जो दोनों का आवेश होता है, जो दोनों का इलेक्ट्रॉन का आवेश हो या प्रोटॉन का आवेश हो, वो दोनों इक्वल होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है,
यानी कि परमाणु के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि कोई भी आवेश नहीं होता, न तो धन आवेश होता है और न ही ऋण आवेश होता है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे तभी वो ऐसा संभव हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है सेम उतना ही आवेश प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम और प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब ठीक है, अब देखिए, अब जैसे जो परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु की संरचना है, देखिए यहाँ पे परमाणु का ये नाभिक होता है और इसके बाहर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। परमाणु का जो संरचना है, परमाणु का सबसे छोटा भाग है नाभिक, यानी परमाणु का जो केंद्र होता है वो नाभिक होता है और नाभिक के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर कुछ कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में वो हमेशा राउंड करता, मोशन करता रहता है, यानी कि उसमें चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है, अब यहीं से आप देखिए, अब होता क्या है यहाँ पे कि जब दो वस्तुओं को या दो पदार्थों को जब हम रगड़ते हैं, ठीक है, जब दो पदार्थों को हम रगड़ते हैं, चूंकि हमने बताया आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षाओं में हमेशा मोशन करता रहता है, तो जब रगड़ते हैं या किसी भी कारणवश, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 5 है, ठीक है, यहाँ देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो 5 न्यूट्रॉन भी होंगे। ये हमने आपको पहले बताया है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को मतलब जैसे एक बाट के रूप में मान लीजिए, जैसे 1 किलो 2 किलो का बाट होता है ना, तो मान ले रहे हैं कि हम ये एक मान ले रहे हैं इसको, ठीक है, 1 ई मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 5 ई है तो 5 पी भी होगा। क्यों? क्योंकि जितना ई होता है उतना ही पी होता है, पीछे मैंने आपको ये बताया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो परमाणु को उदासीन माना गया, इसीलिए कि इसे वहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और कोई भी पदार्थ अगर उसको नॉर्मली जब होगा वो तो उदासीन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे अब यहाँ पे कोई दूसरा पदार्थ हमने ले लिया, ठीक है, इसका ये नाभिक हो गया, यहाँ पे मान ले रहा है कि 4 पी है, ठीक है, और इसलिए यहाँ पे 4 ई भी होगा, तब 4 ई हो गया। अब दोनों को अगर हम आपस में स्पर्श कराते हैं, दोनों को स्पर्श कराएंगे या रगड़ेंगे, तो अगर किसी भी कारणवश या तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए, यानी इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जितना भी इसमें चला जाए, या इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला आए, ठीक है। तो अगर मान ले रहे हैं, अगर हमने माना कि यहां से इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इसका इसमें आ गया, इसका जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो अब देखिए मैंने पहले बताया कि जो आपका परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए वो आपका उदासीन होता है। जैसे देखिए अगर मान ले रहे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बोले ना मैं कि इसको एक मानिए इसको, तो मान ले रहे कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, तो -4 हो गया और 4 प्रोटॉन हो गया, +4 हो गया, तो कितना हो गया 0, यानी कि कोई आवेश नहीं है, प्रेजेंट टाइम में कोई आवेश नहीं है। लेकिन अगर -4 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका इसमें आ गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो -1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, -5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और प्रोटॉन आपके पास कितना है, प्रोटॉन देखिए 4 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन आपका सिर्फ 4 है। अब 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, -1, यानी कि इसके ऊपर -1 का आवेश हो गया, यानी -1 कूलाम का जो है आवेश इनके ऊपर आ गया, यानी ये जो हो गया आवेशित हो गया ना। चूंकि यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस हो गया, यानी कि ये जो हो गया आपका आवेशित हो गया। यानी कि कोई भी वस्तु आवेशित कैसे होती है कि जो उसका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण कोई भी वस्तु जो है वो आवेशित होती है। अब देखिए दूसरे वाले में, देखिए दूसरे वाले में पहले हमने क्या था, -5 इलेक्ट्रॉन था और +5 प्रोटॉन था, हो गया 0। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन जो है आपका कम हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन बचा, -4 इलेक्ट्रॉन बचा, +5 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 प्लस में आएगा, यानी इसके ऊपर +1 का आवेश हो गया। तो यानी कि यहाँ से आपको 2 चीज़ मिला,
दो कंसेप्ट मिला। देखिए सबसे पहला कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, देखिए एक +1 में आया और एक -1 में आया, है ना। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। लिख सकते हैं इसको, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश, ठीक है। और दूसरी चीज क्या मिली कि यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है, यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कोई भी वस्तु धनावेशित हो जाएगी। देखिए इसने इलेक्ट्रॉन निकाला है, देखिए इसका इलेक्ट्रॉन निकला है ना, इसका इलेक्ट्रॉन जो है निकला है, तो ये क्या हो गई, धनावेशित हो गई। देखिए यहां पे धनावेशित हो गई, +1 हो गया। और कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, अगर जो वस्तु आपकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो गया। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया है ना, इसको दिया है, तो ये लिया है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी ऋणावेशित हो जाएगी। यानी कि जो आपके आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। और अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो वहां पे धन आवेश होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो वहां पे ऋण आवेश होगा। अब इलेक्ट्रॉन, कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहेगा, इसके लिए भी कोई कंडीशन होगी, यानी कि कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देता है या क्यों लेता है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं उसको। और एक चीज पहले ये भी देख लीजिए कि अगर धन आवेश है, यानी कि दो धन आवेशित वस्तुएं हैं, बोले ना समान आवेश की वस्तुओं के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी, और विपरीत आवेश की वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लगता है। तो यदि दो धन आवेश हैं तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि दो ऋण आवेश हैं तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है तो उनके बीच जो है आपका आकर्षण बल लगेगा। यानी कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब कोई भी पदार्थ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करता है या त्यागता क्यों है, ठीक है, मतलब क्यों ग्रहण करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को या क्यों त्यागना चाहता है। तो इसके लिए देखिए, जैसे मान लीजिए हम आसान सा उदाहरण, जैसे सोडियम को ले रहे हैं, अगर Na होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, ठीक है। और ये लीजिए क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, ठीक है। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा होगा, तो जो सोडियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1, ठीक है। देखिए 8 2 10 10 1 11, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 7, ठीक है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे होगा आपका नाभिक, और ये जो होंगी अस्थायी कक्षाएं होंगी जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो पहली जो कक्षा होगी, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपके 8 1 2 3 4 5 6, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अगली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर इसका भी इसी तरह से बना दीजिए, ये नाभिक हो गया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगली में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, फिर अगली में आपके 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसको बता क्यों रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे देखिए 11 आपके इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। यहाँ भी आपके 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 प्रोटॉन भी होंगे, हो गया, इतना तो क्लियर है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसमें आपका एक नियम है कि कोई भी, उसको अष्टक नियम भी बोला जाता है, कि कोई भी जो तत्व होता है वो हमेशा अपने अंतिम कोश में 8 ही इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है। यानी वो हमेशा अपने अंतिम कोश में 8 ही इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। यदि वो, ठीक है, पिछली कक्षा में देखिए इसके इस लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो सोचेगा कि हम अपनी पिछली कक्षा लगभग पूरी तरह से भरे रखें, ठीक है। तो ज़्यादा करके जो तत्व होते हैं वो सोचते हैं कि हमारी पिछली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहें, या पिछली कक्षा जो वो भरी हो। तो इसके लिए उसको आगे की जो रिक्त कक्षा होती है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन त्यागना भी हो तो त्याग भी सकता है, ले भी सकता है। यानी कि अगर उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, उसको 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरा करना है तो वो ये चाहेगा या तो इलेक्ट्रॉन ले या तो इलेक्ट्रॉन दे दे। अब देखिए यहाँ पे, अब सोडियम के साथ आइए आप,
सोडियम का देखिए 2 8 1, यानी कि अंतिम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे हमको 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो क्या करना होगा? 7 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेना संभव नहीं है, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन आ भी जाता है तो इसके जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे होता क्या है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, वो आराम से 1 इलेक्ट्रॉन, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, परमाणु में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। और कितने प्रोटॉन बचे आपके? 1 प्रोटॉन, यानी कि यहाँ पे +1 का धनावेश हो गया, यानी कि यहाँ पे ई बच गया, 1 ई जो है आपका धनावेश हो गया। ठीक है, और इसके साथ आइए देखिए यहाँ के लास्ट में 7 हैं, अब इसको 8 करना है, और ये बोले कि मैं 7 त्याग दूंगा, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन देना भी संभव नहीं है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना संभव है। तो इसलिए ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन अपना ऐड कर लेगा, किसी से ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए 8 2 10 7 17 और 1 हो जाएगा 18, और ये आपका 17 कितना हो गया? -1 ई, यानी कि इसके ऊपर -1 कूलाम हो गया और इसके ऊपर +1 कूलाम हो गया। यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, यानी कि यदि किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहाँ पे आपका धन आवेश आ जाएगा, और यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, तो वहाँ पे ऋण आवेश हो जाएगा। जैसे कि, और इलेक्ट्रॉन क्यों लेते हैं यहाँ पे बता दिया मैंने, कि कोई भी जो परमाणु होता है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, यानी कि जो उसकी कक्षा है वो चाहता है कि उसकी लास्ट जो कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे रहें, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा रहे, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनों का जो है स्थानांतरण करता है, आदान प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं या आते हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन आते या जाते हैं, तो सबसे छोटी यूनिट जो है ई को माना गया है, यानी आवेश की जो है सबसे छोटी यूनिट माना गया है ई। ये ई जो है आवेश की सबसे छोटी यूनिट है, मतलब उसकी जो मेन यूनिट है, ऐसे समझिए, आवेश की छोटी नहीं, सॉरी, जो मेन यूनिट है उसको ई माना गया, यानी कि ई के आधार पे ही इलेक्ट्रॉनों को दिया और लिया जाता है। ठीक है, तो ई का मान कितना होता है? ये होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। ठीक है, अगर ये जो है इलेक्ट्रॉन है तो माइनस होगा, और यदि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन में यही जो होता है आपका प्लस में होता है। तो यहां पे प्रोटॉन तो आपका हिलता नहीं है, प्रोटॉन वैसे की वैसे रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो है आदान प्रदान होता है। तो जो आवेश आप देते या लेते हैं वो इसी के आधार पे, यानी इसी पे डिपेंड करता है, वो हमेशा इसी का गुणज होता है। जो हम आवेश लेते या देते हैं वो हमेशा इसी का गुणज होता है। और ऐसे लिखते हैं, जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन दिए तो उसको ऐसे लिखेंगे, 1 ई लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 ई लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दिए 3 ई लिखेंगे। इसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो 1 ई 2 ई 3 ई, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि जो उसका आवेश होगा हमेशा इसमें गुणा करके प्राप्त होगा। जो 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम है उसमें हमेशा गुणा करके जो है आवेश वो प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसे तो कहीं बोल सकते हैं आपकी, मतलब ये जो है इसका जो इस आवेश मतलब 2.5 कूलाम आवेश, ऐसे बोल सकते हैं 2.5 कूलाम आवेश जा रहा है, बोल सकते हैं? नहीं हो सकता है। 1/4 कूलाम आवेश, तो 1/4 इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो जाएगा कहाँ से? चूंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं तो 2.5 इलेक्ट्रॉन तो कर नहीं सकते हैं। तो ये जो ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सही है? दे दिया 2.5 कूलाम, 1/4 कूलाम, 3/4 कूलाम, और उसके बाद आपका दे देगा 3.2 कूलाम। तो यहाँ पे सबसे सटीक आपका क्या पड़ रहा है? देखिए ये 3.2 × 10 की घात -19 कूलाम अगर ऐसे दे दिया तो देखिए ये जो है ये सही होगा, और ये तीनों जो होंगे आपके गलत होंगे। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मैंने बोला है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन की ये मतलब मेन यूनिट माना गया -1.6 × 10 के पावर 19 कूलाम, और आवेश जो है इसी के रेशियो से, यानी इसी के गुणज से जो है आवेश का आदान प्रदान होता है। आप देखिए यहाँ 16 दूनी 32 होता है ना, 16 दूनी 32 देखिए, यानी कि 2 यानी 3.2 आ गया। इसका मतलब हो गया कि 2 आवेश जो है निकल गया, 2 आवेश चाहे चला गया या तो आ गया। ठीक है, तो जो आवेश होता है, आवेश इसके ऊपर निर्भर करता है, यानी इसी के आधार पे दिया जाता है।
जो आवेश का जो मेन यूनिट है यही है आपका -1.6 गुणे 10 के घात -19, माइनस या प्लस में दोनों में हो सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है? हाँ, एक चीज यहां पे देख लीजिए, तो इसके आधार पे जो है हम आवेश Q बराबर लिखते हैं N इंटू ई, इसीलिए फार्मूला बना है आपका आवेश बराबर होता है N गुणे ई। N का मतलब हो गया आपका, N का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 ऐसे संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतर मतलब लिए दिए जा रहे हैं उसको लिखेंगे 1 2 3 4। और Q जो होता है आपका प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, अगर दिया जा रहा है तो प्लस में और लिया जा रहा है से गणना करेंगे तो माइनस में, यानी कि Q का मान जो होता है दोनों में हो सकता है, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में आ सकता है। क्यों? यहाँ पे मैंने आपको बताया है, देखिए यहाँ पे देखिए इसका 1 कूलाम, यहाँ पे +1 आया है और यहाँ पे कितना आया है, यहाँ इसका -1 आया है। देखिए यहाँ पे -1 आया और यहाँ पे क्या आया है, +1 आया। आया दोनों में एक ही है, एक में -1 ही आया और एक में +1 ही। अगर एक को n मान लिया जाए तो Q बराबर क्या आएगा, +-n इंटू ई, यानी ये यहाँ से मिलता है आपका, यहीं से आवेश बराबर हो जाएगा Q बराबर +-n इंटू ई। एन का मतलब हो गया आपका 1 2 3 4 5 पूर्णांक जो होते हैं, और ई का मतलब होगा कि जो आपकी आवेश संख्या जो है, जितनी जो आपका मूल मतलब ये मान, ऐसे समझिए ये मान ई बराबर जो ये मान होता है इसको लिया गया है। ठीक है, अब आवेश का मात्रक, तो देखिए आवेश का फार्मूला होता है, आवेश बराबर होता है ऐसे समझिए पहले, देखिए धारा बराबर होता है, धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। ठीक है, धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, तो आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुणे समय। और धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, होता है ना, एम्पियर इंटू और सेकेंड। आवेश का मात्रक ये हो जाएगा आपका एम्पियर गुणे सेकेंड, और इसको पढ़ते हैं कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है उसको बोला जाता है कूलाम, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर इंटू सेकेंड। धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड को पढ़ा जाता है कूलाम। अब इसके अलावा भी आपके धारा के अन्य मात्रक, यानी गणना के लिए सावधानी की दृष्टि से जो है आपके अन्य मात्रक भी हैं, जैसे माइक्रो कूलाम, देखिए मिली कूलाम हो गया, माइक्रो कूलाम हो गया, पीको हो गया, नैनो हो गया। ठीक है, तो यहां से आइए, देखिए मिली का मतलब हो गया, मिली का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक रेखाखंड है और इसको 1000 भाग में बांटा जाए, बराबर 1000 भाग में बांटा जाए, तो उसको बोला जाता है मिली। ठीक है, तो एक भाग, अगर एक भाग की लंबाई हमको बताने तो क्या होगा, 1/1000 होगा ना, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -3। तो इसी तरह से यहाँ पे मिली कूलाम, यानी मिली कूलाम बराबर होता है 10 के पावर -3 कूलाम। माइक्रो कूलाम होता है 10 के पावर -6 कूलाम। पीको कूलाम होता है 10 के पावर -9 कूलाम। नैनो कूलाम होता है 10 के पावर -12 कूलाम। ठीक है, तो ये सब जो है आपके छोटे मात्रक हैं, और उसकी गणना के लिए जो है आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो बीमा होती है, बीमा क्या होती है, तो एम्पियर की बीमा ये होती है AT, ये जो होगी आपकी इसकी बीमा होगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए वैद्युत आवेशों के गुण क्या होते हैं, मतलब वैद्युत आवेशों के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला आपका आवेश संरक्षण, यानी जो वैद्युत आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित होता है। जैसे आपका द्रव्यमान संरक्षण है, ऊर्जा संरक्षण है ना, कि ऊर्जा को न तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान न तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। सेम वही नियम आपके आवेश के साथ भी होता है, आवेश को न तो कभी उत्पन्न, यानी आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि आवेश न तो
उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट। ठीक है, यानी कि आवेश जो है न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कैसे? अब जैसे मैंने मान लीजिए 2 छड़े हैं और एक में यहाँ पे 100 कूलाम आवेश है, मान के चलिए कि 100 कूलाम है, ठीक है, और एक में 50 कूलाम है। ठीक है, दोनों को आपस में स्पर्श किया गया तो दोनों का जो आवेश है वो अदल बदल गया। तो एक का मान लीजिए 105 हो गया और एक का जो है 45 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुल कितने आवेश हैं? 150 कूलाम, 150 कूलाम है और यहाँ पे इसको जोड़े तब भी 150 कूलाम। तो क्या कोई बदलाव हुआ? नहीं ना, यहाँ भी 150 कूलाम, यहाँ भी 150 कूलाम हो गया। यानी कि अगर 2 वस्तुएं हैं, उनके घर्षण से पहले दोनों का जो आवेश होगा, दोनों के आवेशों का जो योग होगा वही उनके घर्षण के बाद भी होगा। यानी कि आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, आवेश की कमी या वृद्धि नहीं होगी, बल्कि आवेश जो है एक में से दूसरे में परिवर्तित हो जाएगा, यानी इसमें से उसमें चला जाएगा। ठीक है, आवेश का क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति का मतलब होता है कि मैंने अभी बताया है पीछे कि आवेश जो होता है मतलब आवेश का एक मूल माना गया है, यानी कि मूल आवेश माना गया है। मूल आवेश जो है आपका ई है, मूल आवेश ई, और ई का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसके बाद जो आवेशों का आपका स्थानांतरण होगा, यानी कि जो भी आवेश होंगे इसके पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में होंगे। क्वांटीकरण का मतलब हो, यानी कि आवेश का क्वांटम का मतलब हो गया कि आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि एक आवेश को जो है हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए एक आवेश की सूक्ष्मतम इकाई दी गई है, यानी कि ई जो है आवेश की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है और उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं और इसी के ऊपर जो है आवेश डिपेंड करता है। तो आवेश जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं 2E, 1E, 2E, ऐसे 3E, 4E, ऐसे लिखा जाता है। तो जितना भी आवेश होगा, यानी कि 1 कूलाम, 2 3 कूलाम, ऐसे है ना, तो यहाँ से 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे, इस तरह से आपका जो है आवेश निकलता चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति, या क्वांटीकरण भी बोला जाता है, इसको क्वांटीकरण भी बोला जाता है। यानी आवेश की जो मूल इकाई है, आवेश की जो मूल इकाई है उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं और आवेश जो है हमेशा अपनी मूल इकाई के एक पूर्णांक के गुणनफल के रूप में आता है। पूर्णांक का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5, यानी कि जो आपके रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको पूर्णांक बोला जाता है। ठीक है, तो जो आपका आवेश होता है वो अपने मूल आवेश का जो है पूर्णांकों के गुणनफल के अनुपात में, यानी उसके रेशियो में चलता है। इसी को बोलते हैं क्वांटीकरण या आवेश की क्वांटम प्रकृति। दूसरा, अचरता। अचरता का मतलब देखिए, राशियां जो होती है 2 होती हैं, एक चर होती है और एक अचर होती है। ये पता होगा आपको, मैथ में पढ़ते होंगे आप लोग। जो आपकी चर और अचर 2 बहुपद समझिए, बहुपद जो होते हैं 2 होते हैं, चर और अचर। चर का मतलब हो गया, अचर का मतलब होगा कि जिसके मान में कोई परिवर्तन न होता हो। जैसे आपकी संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर 2 है तो आप 2 ही पढ़ेंगे, उसको 3 नहीं मान सकते, यानी उसको 3 नहीं कर सकते हैं। 3 है तो 3 पढ़ेंगे, 4 नहीं कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो चर होते हैं उनके मान में परिवर्तन होता है, तो उसको हम मानते हैं XYZ मानते हैं ना। जैसे पिता की आयु मान लिया X हो गया, पुत्र की आयु Y हो गई। तो यहाँ पे कभी पिता की आयु 40 आएगी तो कभी पिता की आयु 60 आएगी, कभी पुत्र की आयु 40 आएगी तो कभी पुत्र की आयु 60 आएगी, यानी कि वो हमेशा बदलते रहते हैं। तो ये तो उनको चर बोलते हैं, यानी कि जिसके मान में परिवर्तन हो सकता है उसको चर बोला जाता है, और जिसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, तो उसको अचर बोलते हैं। तो यही प्रकृति आपके आवेश के साथ भी है कि आवेश किसी भी कंडीशन में बदलता नहीं है। यानी आवेश का जो मान होता है वो किसी भी अगर कोई वस्तु जो है 1 कूलाम आवेश उस पर उपस्थित है तो वो हर कंडीशन में 1 ही कूलाम आवेश उपस्थित होगा। जैसे द्रव्यमान है, मतलब जो वस्तु का द्रव्यमान होता है वो बदल सकता है। कैसे? इसीलिए वस्तु के द्रव्यमान को 2 माना, मतलब 2 द्रव्यमान माने जाते हैं। एक, अगर कोई वस्तु रुकी है तो उसको बोलते हैं विराम,
विराम का द्रव्यमान, तो विराम का जो है द्रव्यमान हम मानते क्या है, m0, विराम का द्रव्यमान हो गया m0। लेकिन यदि उस वस्तु को हम तेजी से फेंक देते हैं, मतलब स्पीड में 20 किमी प्रति घंटा जितने भी चाहिए उसको अगर गति करा देते हैं, ऐसे मानिए कि अगर गति करा देते हैं तो उसको बोलते हैं गति का द्रव्यमान। तो गति का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका mv, जो गति का द्रव्यमान होता है उसको बोलते हैं mv। अब देखिए यहाँ पे आपके दो द्रव्यमान हो गए, एक m0 हो गया और एक mv हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वस्तु रुकी है तो उसका द्रव्यमान अलग होगा, यदि वस्तु को हमने गतिमान कर दिया तो उसका द्रव्यमान अलग होगा। और यहाँ पे जो गतिमान वस्तु है, रुकी है तो वजन नाप लेते हैं, लेकिन जो गतिमान वस्तु है उसके वजन के लिए यहाँ पे एक फार्मूला लगता है, mv बराबर होता है m0/1 - v²/c²। mv का मतलब हो गया कि गतिमान का, गति करते वक्त वस्तु का वेग, m0 का मतलब हो गया, गति करते वक्त वस्तु का द्रव्यमान, और m0 का मतलब हो गया कि जब वस्तु रुकी थी तब उसका द्रव्यमान, v² का मतलब हो गया कि वस्तु का वेग, वस्तु कितने स्पीड से फेंकी गई है, c का मतलब हो गया कि निर्वात में जो है उसकी निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है उसको बोलते हैं c²। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो द्रव्यमान है वो बदल जाता है ना, बदल गया। लेकिन ये जो होता है आपका, ये आपका जो होता है नहीं बदलता, यानी कि आवेश के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, आवेश के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आवेश जो आपका अगर रुका है, अगर कोई वस्तु रुकी है तो 1 कूलाम आवेश है, और उसको आप 20, 30, 40 जितने भी स्पीड से चाहे उतने भी स्पीड से उसको मोशन करा सकते हैं, उसको फेंक सकते हैं, और उसमें भी आवेश जो होगा आपका 1 ही कूलाम होगा। ठीक है, यानी कि आवेश जो होता है वो अचर होता है। और एक चीज यहां से और मिल गई आपको कि आवेश के ऊपर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अगर वस्तु को हम गतिमान कर देंगे तब भी आपका आवेश सेम ही बना रहेगा। यानी यहाँ पे देखिए द्रव्यमान के ऊपर गति का प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान जो है, रुकी थी तो कुछ और है और जब गति करने लगी तो कुछ और है। लेकिन जो आवेश है आपका, आवेश के ऊपर गति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वस्तु रुकी रहे या गति करती रहे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, प्रेरण से पहले आप पहले देख लीजिए योज्यता का नियम, योज्यता, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेरण। ठीक है, लास्ट में योज्यता क्या होती है। योज्यता का मतलब होता है कि योग, ऐसे समझिए योग, तो जो आवेश होता है, आवेश को हम नॉर्मली तरीके से, जैसे हम संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं उस तरीके से उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे हमने एक संख्या जोड़ी है 1, 2, 3, तो इसी तरह से 1 कूलाम 2 कूलाम मिलकर के हो जाएगा 3 कूलाम। ठीक है, चूंकि आवेश जो है आपकी एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए उनको जोड़ने के लिए हमको किसी अन्य तरीके या विधि का यूज नहीं करना पड़ता है। वो जो होता है हम नॉर्मली तरीके से, यानी कि जैसे सामान्य रूप से जोड़ते घटाते हैं उसी तरह से आवेश को जोड़ या घटा सकते हैं। तो जो आपका आवेश होता है, विद्युत आवेश होता है, उसमें प्रेरण का गुण पाया जाता है। प्रेरण का मतलब क्या होता है कि अभी तक हमने देखा है कि स्पर्श कराने पे ही कोई वस्तु आवेशित हो रही थी, लेकिन अगर कोई आवेशित वस्तु है, कोई आवेशित वस्तु है और इसको अनावेशित वस्तु के नज़दीक लाया जाता है, बिना स्पर्श किए भी वो उसको आवेशित कर सकती है, बिना स्पर्श किए भी वह उसको आवेशित कर सकती है। और देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि जैसे आपका एक कोई गोला है, ठीक है, ये जो है एक अनावेशित है, और इसके नज़दीक अगर हम कोई दूसरा छड़ लाते हैं जो एक धनावेशित, यहाँ पे धनावेशित है, ध्यान देंगे कि ये जो छड़ है उसको स्पर्श नहीं करेगा। तो जब बिना स्पर्श किए किसी भी वस्तु को आवेशित कर दिया जाता है तब उसको बोला जाता है प्रेरण। अब देखिए इस मतलब इसका यूज कहाँ करते हैं, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे ये अनावेशित है, ठीक है, ये जो है आपका आवेशित छड़ है। तो जब इस छड़ को आप इसके नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा कि अब देखिए ये जो आपका गोला होगा, गोले में जो धन और ऋण आवेश होंगे वो असमान रूप से ऐसे वितरित होंगे। कोई ऐसे प्लस हो सकता है, ऋण हो सकता, प्लस माइनस इस तरह से रहेगा। तो यही कंडीशन यहाँ भी रहेगी
लेकिन जब धन आवेश यहाँ पे जाएगा, जब धन आवेश यहाँ पे जाएगा, तो मैंने बताया कि जो समान आवेश होते हैं वो हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है उनमें, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो यहाँ का जितना भी धन आवेश होगा वो पीछे चला जाएगा, जितना भी धन आवेश होगा वो पीछे चला जाएगा, और ऋण आवेश जो होगा वो आगे रुक जाएगा, और ये धन आवेश जो होगा आपका पीछे चला जाएगा। ठीक है, इसका यूज किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए किया जाता है। और प्रेरण का मतलब क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित करने की क्रिया को प्रेरण बोला जाता है। किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित करने की क्रिया को प्रेरण बोला जाता है, और इसका यूज जो है किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए आवेशित करते कैसे, ये क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपका एक अनावेशित यहाँ गोला था, यहाँ पे समान रूप से जो है आवेश यहाँ पे बटे थे, प्लस माइनस दोनों थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके नज़दीक एक धन आवेश की छड़ हम ले गए, तो यहाँ से जितने ऋण आवेश है वो आगे की तरफ आ गए, और जितने धन आवेश थे वो पीछे की तरफ चले गए। क्यों? क्योंकि जो धन है वो हमेशा प्रतिकर्षण लगता है, वो दूर चले गए, और जो प्लस माइनस है अलग अलग आवेश है, इसलिए आकर्षण लगेगा, तो वो क्या होगा, आगे आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका धन आवेश है उसको यहाँ किसी तार के माध्यम से पृथ्वी के अंदर निकाल लेंगे। चूंकि पृथ्वी की जो वोल्टता होती है वो 0 होती है, यानी यहाँ विभव जो होता है इसका 0 होता है, तो इसलिए ये जो आवेश होगा पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, और इसको आप आराम से हटा सकते हैं। इसको हटा लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, सिर्फ माइनस वाला बच जाएगा, यानी ये आपका जो गोला हो गया माइनस में हो गया, यानी कि ये प्रेरित हो गया, यानी इसमें ऋण आवेश आ गया। इसी तरह से अगर धन आवेश बनना ना रहेगा तो इसको ऋण, यहाँ पे ऋण आवेश की छड़ को ले जाएंगे, और ऋण आवेश जो है, धन आवेश जो है आपका आगे आ जाएगा, और ऋण आवेश पीछे हो जाएगा। ऋण आवेश को पीछे से यहाँ निकाल लेंगे, और ये जो आपका गोला होगा वो धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही में अगर नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।